जो सूरत में हुआ है कांड, उससे मैसेज चला गया है कि वो अपनी पूरी गुंडागर्दी और अपनी जितनी भी सरकारी एजेंसी है उनका दुरुपयोग किस तरीके से भाजपा कर रही है। तो ये तो दबाव की राजनीति है। वो दिखाना चाहते हैं कि वो तानाशाह कैसे होता है। तानाशाह अपनी छाप छोड़ते हैं तो वो एक छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इनके दो चेहरे हैं, ये दोगले लोग हैं। जब जीतने की बात आती है तो भाई है, और जब जीत जाते तो वो फिर हिंदू मुसलमान की वो नई नई तरकीबें लगा रहे हैं कि किस तरीके से मैं जो है चुनाव जीत कर आऊं। उनकी किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर वो गारंटी की बात करते हैं ना तो सबसे पहले उन्होंने 2 करोड़ जो हर साल नौकरी देने की बात करी थी, उसकी गारंटी का क्या हुआ? उसके बाद जो उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार अब के मोदी सरकार, उसका क्या हुआ? महिलाओं पे अत्याचार, उसका क्या हुआ? हम उनकी आंख में डाल के बात पूछेंगे कि रोजगार कहाँ है, हम उनसे पूछेंगे महंगाई कहाँ पर है, उन्होंने देश के लिए क्या किया था अगले 10 साल के अंदर। 10 साल में अपने अपने रिवॉर्ड कार्ड देना जनता को, क्यों नहीं देते वो? अगर 2024 में अगर चुनाव जीतते हैं तो इससे भी बुरी हालत होने वाली है देश की। क्या हालत हो जाएगी अगर कटोरा आ जाएगा लोगों के हाथ में। जैसे अभी बेरोजगारी का क्या आलम है। भाजपा ने तो देश को लूट लिया। जब वो 2014 में आए थे, 70 साल के अंदर देश पे 49 लाख करोड़ का कर्जा था। आज 205 लाख करोड़ देश पर कर्जा है। तो 150 लाख करोड़ का कर्जा किसने खाया? वो कहाँ है पैसा? अगर सरकार आएगी हर चीज का हिसाब देना होगा, हर मुद्दे का हिसाब देना होगा मोदी जी को। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, यानी चुनाव चल रहा है, और ऐसे में तमाम नेता जो हैं या तो जेल में है और तमाम जो है, या अगर सूरत की बात कर ले तो निर्विरोध जो है भाजपा का प्रत्याशी जीत जाता है। ऐसे में तमाम लोग क्या कहेंगे, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे? भाजपा का सूरत में प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया और कह रहे कि भाजपा का पहला कमल खिल गया। देखो, आपको पता ही है कमल कैसे खिल रहा है और कैसे खिलाया जा रहा है सूरत में। जबकि और भी कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट थे कई कैंडिडेट, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ जो थी वो भी वहाँ के भी कैंडिडेट थे। ऐसे रातों रात क्या धमकी दी जाती है, ऐसे क्या होता है रातों रात कि उनसे पर्चा वापस लिया जाता है उनका। तो ये सारी चीज़ देश में एक मैसेज चला गया है। जो सूरत में हुआ है कांड, उससे मैसेज चला गया है कि वो अपनी पूरी गुंडागर्दी और अपनी जितनी भी सरकारी एजेंसी है उनका दुरुपयोग किस तरीके से भाजपा कर रही है। हाँ। मतलब आप लोकतांत्रिक देश में इस तरीके के हालात पैदा कर रहे हैं कि एक प्रत्याशी अपना पर्चा इस कहने पे ले लेता है कि हम इनके सामने इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। मतलब लोकतंत्र की ये जीती जागती हत्या है। और भी देश प्रधानमंत्री तो इंडिया गठबंधन पर लगातार सवाल उठाते हैं, निशाना साधते हैं, और इस बार कांग्रेस के न्याय पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंगलसूत्र भी नहीं बचेंगे बहनों के गले में। प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात ना करें तो अच्छा है। हाँ। पहले वो जिनको उन्होंने मंगलसूत्र पहनाया है उनकी रक्षा कर ले। वो हमारी माता, हमारी बहन जो एक ज़माने से प्रधानमंत्री जी जो उनके क्या कहते हैं हस्बैंड और पति हैं उनसे दूर हैं, तो पहले वो अपने मंगलसूत्र जो उन्होंने पहनाया उसकी रक्षा कर लें। बाकी बहनों की और रक्षा कर लेंगे लोग। लौटेंगे आपके पास। सर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बहनों के मंगलसूत्र तक नहीं जब बचेंगे उनके गले में, वो भी छीन लिया जाएगा उनसे। ऐसा है, प्रधानमंत्री बौखला गए हैं। बौखलाहट के अंदर वो कुछ भी बोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री क्यों बौखलाएंगे? क्योंकि उनको लगता है कि वो चुनाव हार रहे हैं। जो पिछला जो चुनाव हुआ है 102 सीटों के ऊपर, जो उनके सूत्रों ने बताया कि उनको उसमें वो बिल्कुल भी जीत नहीं पा रहे। तो इस तरह से वो बौखला के वो हिंदू मुसलमान की राजनीति पे उतर आए और उन्होंने उसी को मुद्दा बना के आगे लेके चल रहे हैं, मगर वो फिर भी नहीं जीतेंगे। क्योंकि गुजरात में तो कमल खिल चुका है, सूरत में उनके प्रत्याशी जीत गए, सांसद भी बन गया। गुजरात में आप भी जानते हो, पूरी देश जानता है गुजरात में किस तरह से हुआ है। और जो लोगों ने अपने पत्र जो वापस लिए, नामांकन पत्र वापस लिए, वो भाजपा में शामिल हो गए। वो लोग, पता है आपको ये बात कि वो शामिल हो गए। और अभी आपको पता लगेगा जो कांग्रेस का जो रिजेक्ट हुआ है वो भी शामिल होने जा रहा है भाजपा के अंदर। तो ये तो दबाव की राजनीति है। वो दिखाना चाहते हैं कि वो तानाशाह कैसे होता है। तानाशाह अपनी छाप छोड़ते हैं तो वो एक छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अभी मात्र 102 सीटों पर ही चुनाव हुए हैं, बाकी सारे अभी बाकी हैं। तो क्या लगता है इन तमाम सीटों पर भी ऐसा कुछ होने को मिल सकता है या बढ़िया से चुनाव होगा? तानाशाह अपनी पूरी कोशिश करेगा, मगर यहाँ की हमारे देश की जनता ना बड़ी समझदार है और वो अब आगे इसको देखेगी और इसको होने भी नहीं देगी। और मोदी जी गलतफहमी में जी रहे हैं। और जिस तरह से वो अपना अनाप शनाप भाषण, चाहे कांग्रेस का न्याय पत्र हो, चाहे वो किसी भी विपक्ष के नेता के बारे में बोलते हैं, उनकी किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर वो गारंटी की बात करते हैं ना तो सबसे पहले उन्होंने 2 करोड़ जो हर साल नौकरी देने की बात करी थी उसकी गारंटी का क्या हुआ?
उसके बाद जो उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार अब के मोदी सरकार, उसका क्या हुआ? महिलाओं पे अत्याचार, उसका क्या हुआ? ये सब उनका वो है, झूठ का पुलिंदा है। वो सिर्फ झूठ के अलावा इस देश को और कुछ नहीं। राशन का गारंटी तो दे रहे हैं, 5 किलो आगे भी मिलता रहेगा 5 सालों तक। 5 किलो राशन, 5 किलो अनाज खाएगा क्या वो? अनाज के साथ उसे पिसवाना भी होता है, पिसवाने के साथ घर में सब्जी भी बनती है और तेल भी आता है, उसके बाद में गैस सिलेंडर भी आता है। तो वो कहाँ से आएगा? वो अनाज खाएगा क्या खाली? तो 5 किलो राशन से कोई कुछ नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक नौटंकी नाटक है और वो लोग भी समझ रहे हैं कि 5 किलो राशन ना देके ना शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना रोजगार की बात कर रहे हैं। एक उनको बेचारा बना दिया गया है कि भाई वो इस पर जिंदा रहें। अगर 2024 में अगर चुनाव जीतते हैं तो इससे भी बुरी हालत होने वाली है देश की। क्या हालत हो जाएगी अगर जीते? कटोरा आ जाएगा लोगों के हाथ में। जैसे अभी बेरोजगारी का क्या आलम है, अभी किस तरह से लोगों को कह रहे भारत विकसित हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, भारत बहुत विकसित हो रहा है। आप जाकर देखो ना, लोग सड़कों पे किस तरह से आप नौकरी के लिए घूम रहे हैं, युवा किस तरह से घूम रहे हैं, किसान किस तरह से सड़कों पे अपना। आप देशद्रोही माने जाएंगे क्योंकि भाजपा सीधे कह रही है कि जो लोग देशद्रोही हैं वही नहीं चाहते कि मोदी जी आए। ओ तो कोई बात नहीं, हम देशद्रोही सही, मगर हम उनकी आंख में डाल के बात पूछेंगे कि रोजगार कहाँ है। हम उनसे पूछेंगे महंगाई कहाँ पर है, उन्होंने देश के लिए क्या किया था अगले 10 साल के अंदर। 10 साल में अपना रिवॉर्ड कार्ड देना जनता को, क्यों नहीं देते वो इस चीज के लिए? उनको देना पड़ेगा। 2024 का इलेक्शन वो हार रहे हैं और हार रहे हैं। देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता से जाके पूछो सब मोदी। रोजगार न दिया हो पर राम मंदिर तो जरूर दिया। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। लोग जा रहे हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद ले रहे हैं और लोगों की रोज जेब कट रही है वहाँ पर। आपको पता है ये बात? और वहाँ पर किस तरह से धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए धर्म के साथ खिलवाड़। हम भी कह रहे हैं इस बात को, धर्म के साथ तो बिल्कुल भी खिलवाड़। इंडिया गठबंधन खिलवाड़ करती है। नहीं। हाँ, इंडिया गठबंधन तो हर चीज के साथ खिलवाड़ करती है मोदी जी की निगाह में। खुद कहते हैं कि आप लोगों ने राम कृष्ण के ऊपर राजनीति की है, राम कृष्ण को बदनाम किया है और यहाँ तक कि निमंत्रण भी ठुकरा दिए। हाँ, निमंत्रण जब पॉलिटिकल निमंत्रण होगा, यहाँ की 4 जो धर्माचार्य थे, जब उन लोगों को तुम नहीं बुला रहे पूजा के अंदर, उन्होंने साफ इंकार कर दिया कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ये उनके हिसाब से नहीं, शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। जब वो 4 नहीं आए तो अगर कांग्रेस ने मना कर दिया या दूसरे विपक्ष के नेताओं ने मना कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया? बिल्कुल आएंगे आपके पास। सर आप क्या कहेंगे? बीजेपी चाहे मोदी जी चाहे जेपी नड्डा, हर कोई यही कहते हैं, चुनाव वाले दिन कहते हैं वोट डालने जा रहे हैं, राम मंदिर का, रामलला का मंदिर याद रखिएगा। देखिए, रामलला का मंदिर तो याद रखना है और याद है सबको। रामलला जब से ये 2014 के बाद से थोड़े ना रामलला को याद करना है। रामलला तो हमारे जन्म से ही है, हमारे सबके प्राणों में बसे हुए हैं, हम सबके आधार हैं वो। हम लोग तो उनके वो भी हैं, वंशज भी हैं। हम तो रामलला के वंशज भी हैं। हम अवध क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर रामलला विराजमान है। यहाँ का कौन सा बीजेपी वाला आपका रामलला का पूजा करता है? वो तो सब पाखंड कर रहा है। अच्छा, जगह जगह पूरी दिल्ली में एक पोस्टर लगा हुआ है, हर बस स्टॉप पे हर जगह लगा हुआ मिलेगा। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार भगाओ और आप लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। उसमें सबसे बड़ा पोस्टर जो है केजरीवाल है सेंटर में और बाकी इंडिया गठबंधन के नेता हैं। क्या कहेंगे उसको? देखिए, मोदी जी बहुत अच्छा कह रहे हैं। वो भ्रष्टाचार को किस तरह से हटा रहे हैं? वो पूरब से लेकर पश्चिम तक लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ करके और एक वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं जिसमें मोदी वॉशिंग पाउडर है, उसको डाल के उसको 4 बार घुमा देते हैं, अपने आप वो क्लीन हो जाता है, उसको अपने साथ रख लेते हैं तो सारे भ्रष्टाचारी खत्म हो गए। मोदी जी ज्यादा स्वच्छ है, उनके साथ मिलने के बाद सब लोग स्वच्छ हो जाता है। देखो, मोदी जी के पास जो वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर जो है, आज देश के अंदर 25 विपक्ष के ऐसे नेता थे जिनके ऊपर ये भी भाजपा ने जो भ्रष्टाचार के महा आरोप लगाए थे, वो सारे के सारे बीजेपी के अंदर हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार, सही बात करेंगे, भ्रष्टाचार वो खत्म नहीं कर रहे, वो अपनी पार्टी के अंदर समा रहे हैं वो एक तरह से। तो वो तो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी है इस देश की। दिल्ली को लूटने का आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली को लूट लिया है, मगर भाजपा ने तो देश को लूट लिया। जब वो 2014 में आए थे उस समय 49 लाख करोड़ का, मानते हैं कि दिल्ली मेरी बात पूरी हो, मेरी बात पहले पूरी होने दो। देश पे 70 साल के अंदर देश पे 49 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 205 लाख करोड़ देश पर कर्जा है। तो 150 लाख करोड़ का कर्जा किसने खाया? वो कहाँ है पैसा? अगर सरकार आएगी, हर चीज का हिसाब देना होगा, हर मुद्दे का हिसाब देना होगा। मोदी जी को बताना पड़ेगा कि वो 150 करोड़ लाख रुपए कहाँ गए इस देश के।
विकास में गए मोदी जी, बता वो हम पूछ लेंगे विकास कहाँ हुआ है, किसका विकास हुआ है, अडानी अंबानी का कैसे विकास हुआ है, कैसे उनको एयरपोर्ट दे दिया, कैसे उनको तुम्हारा सारा सड़क दे दिया, आसमान दे दी, जमीन दे दी, सब कुछ उनको दे दिया, कैसे विकास हुआ ये हमें सब पता है। हाँ, आप कह रहे सरकार आएगी हमारी तो हिसाब देना पड़ेगा, कहाँ आपकी सरकार आएगी, वो 400 पार ला रहे हैं। देखो ये तो 400 पार, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। वो 400 पार ही ला रहे 400 पार ला रहे हैं। हैं। वो 400 पता है कैसे ला रहे हैं, कैसे? वो किसी टेंट वाले को बोला होगा 400 पार कुर्सी लेके आना। हाँ। हाँ, तो वो बस उसी में निपट जाएंगे। देखो उनकी सभाओं में अब जनता नहीं आ रही, इसलिए और ज्यादा बौखला रहे हैं वो, हाँ, इसलिए वो अपनी पार्टी के लोगों को गरिया रहे हैं, हाँ। क्योंकि आप ही भीड़ के लोगों को क्यों गरियाएंगे? क्योंकि भीड़ नहीं आ रही रैलियों में, जिनको जिम्मेदारी दे रखी है, जिनको जिम्मेदारी दे रखी है वो काम ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि जनता ही नहीं आ रही। इंडिया गठबंधन पर लगातार आरोप लगाते हुए और जो उन्होंने कहा कि घुसपैठियों में सारे पैसे बांट दिए जाएंगे, हिंदुओं के पैसे मुसलमानों में, ज्यादा बच्चों वालों में बांट दिए जाएंगे। ये देश का सबसे खतरनाक बयान है। 70 साल के अंदर किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने किसी भी समुदाय के ऊपर उंगली नहीं उठाई। ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने देश के नहीं पूरे एक समाज को गाली दी है और समाज को एक गद्दार, एक घुसपैठिया कहा है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और मोदी जी को 2024 के इलेक्शन में इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। क्या नतीजे हो सकते हैं? हार, सिंपल सी बात है। भाजपा जा रही है तो बौखलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं वो, और अभी के तो बाद उन पे FIR दर्ज होने जा रही है। आपको पता है ये बात? ये हेट स्पीच है, ये हेट स्पीच है। अभी यहाँ के हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, चुनाव आयोग ने अभी कुछ पत्रकारों ने निजामुद्दीन थाने के अंदर, मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ, कुछ पत्रकारों ने निजामुद्दीन थाने के अंदर FIR के लिए कॉपी दी है। उन्होंने बोला जी हम इसको पढ़ के अभी अपने आप को विश्लेषण करेंगे। फिर उन्होंने जब बात नहीं बनी तो उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को वो एप्लीकेशन दी है कि मोदी जी के खिलाफ हेट स्पीच की FIR दर्ज हो। अरे तो ऐसे आचार संहिता, पहले ही चुनाव आयोग ने कहा था कि जाति धर्म पर वोट नहीं मांगे जाएंगे, लेकिन लगातार वो चल रहे, कहाँ एक्शन लिया जाए? चुनाव आयोग की धारा 123 कहती है किसी के धर्म, मजहब या किसी भी एक्शन तो नहीं लिया जा रहा। मगर अभी वो भी आएगा इस लपेटे में, आप चिंता मत करो। उसको अभी कांग्रेस ने जो दिया है, उन्हें 17 जो उनके खिलाफ FIR दिया, रिपोर्ट बना के दी है, और उन्होंने क्या है कि हम इस पर एक्शन लेंगे, हम इस पर विचार कर रहे हैं। अगर उन पर अगले 3 दिन में नहीं आया तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो अभी सब सारी तैयारियां हैं। आप ये मत सोचो कि तैयारियां नहीं। मोदी जी की गिरफ्तारी की तैयारी 100%। ये तो पहली बार फंसा है ना मुर्गा। अच्छा, हाँ, यह बड़ी बात कह रहे हैं, मोदी जी की गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि हेट स्पीच है ये एक समाज के खिलाफ साजिश है, एक समाज को बदनाम करने की पूरी कोर्स वो है। वो तो कह रहे हैं कि मैंने एक सच्चाई क्या उगल दी, अब पूरा इंडिया गठबंधन में भूचाल आ गया है। वो उनके कहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने जो शब्द कहे हैं सारे सबने सुने हैं। उन्होंने एक समुदाय के लिए घुसपैठिया, एक समुदाय के लिए जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो हेट स्पीच के अंदर आता है, धारा 123 के अंदर। चुनाव आयोग को एक्शन लेना पड़ेगा। चुनाव आयोग अगर एक्शन नहीं लेता तो आप समझो कि चुनाव आयोग पूरी तरह से उनके उसमें है, दबाव में, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी के प्रमुख जो हैं और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो हैं, वो इस वक्त जेल में बंद है और लोग कह रहे हैं कि लुटिया तो डूब गई आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली को एक ऐसी योजनाओं से निभा रहा है। दिल्ली के लाल हैं वो, केजरीवाल दिल्ली के लाल हैं। एक श्रवण कुमार हैं जिन्होंने दिल्ली को शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और अपनी जो माँ बहनों के लिए फ्री बस सेवा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, इस तरह से जो काम किए हैं समाज के लिए, एक भी आदमी दिल्ली का भूलने वाला नहीं है। जेल के बदले वोट की मार होगी। दिल्ली की 7 सीटें हम जीत रहे हैं। मोदी जी कुछ भी कर लें, चाहे अपने कैंडिडेट बदल लें, चाहे कुछ भी कर लें, मगर दिल्ली की 7 सीट इस बार गठबंधन जीत रहा है। तिवारी कह रहे हैं कन्हैया कुमार, कौन कन्हैया कुमार, बड़कड़ी शिकस्त देंगे उनको। कन्हैया कुमार वो नाम है जिसको सुनते ही भाजपा ना हिल जाती है। कन्हैया कुमार अब जो जीतेगा ना, सबको पता लग जाएगा कितने वोटों से जीत रहा है कन्हैया कुमार। तो भाजपा ये गलतफहमी में, वो जी रहे, उनको जीने दो, मगर वो हमारा गठबंधन गलतफहमी में, बिल्कुल गलतफहमी में। कन्हैया कुमार पूरी तरह से सीट जीत रहा है। ठीक है।
है। सर क्या कहेंगे, दिल्ली की 7 सीटों पर जो है बीजेपी कह रही है कि हम ही ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हमारे खाते में है, बिहार की 40 सीटें हमारे खाते में है, गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन इस बार कुछ नहीं कर पाएगा, एनडीए गठबंधन जो है वही आएगी फिर से सत्ता में, तीसरी बार मोदी जी शपथ की तैयारी करें। देखिए अभी भाजपा जो है और एनडीए गठबंधन जो है अभी सपनों में है। अभी जब वो सुबह का सूरज उनकी आंखें खुलेंगी तो उन्हें दिखेगा कि वो कहाँ पर है। पब्लिक आप देखिए उनकी जनसभाओं में पब्लिक तक नहीं है। आज जो मजाक किया एक वो बन गया है जुमला कि ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में है उनकी। 400 नहीं 150 आ रही है खाली। 150 क्यों जाएगा? अरे 150 आप गिनती कर लीजिए। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, उसमें मोदी जी कैसे बौखला गए हैं उससे समझ में आपको खुद ही आ गया होगा। आप तो कैसे बौखला गए? 19 तारीख की वोटिंग ने उनको दिखा दिया है कि वो किस तरीके से अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। और अब देखिए उनकी जैसे जैसे बदतमीजी बढ़ रही है एनडीए की। आप देखिए कि अभी हैदराबाद के कैंडिडेट ने एक त्रिशूल तक मस्जिद को दिखाया है। आपने देखा जो ओवैसी के खिलाफ लड़ रही है कैंडिडेट, तो आप इलेक्शन थोड़ी ना लड़ रहे हैं, आप तो एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की वो कर रहे हैं कोशिश आपने। और फिर उसके बाद वो उन्हीं मुसलमानों के पास जाके वोट मांग रहे हैं। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? कहते हैं कि आप लोगों ने चाहे इंडिया गठबंधन ने और पहले जब यूपीए की सरकार थी तब मुस्लिमों को ज्यादा प्रिविलेज दी और हिंदुओं को दबाया गया। अब वो हिंदुओं की संरक्षण दे रहे हैं, हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। देखिए सच्चर कमेटी कांग्रेस की बनाई हुई, यूपीए गवर्नमेंट की बनाई हुई एक कमेटी थी। और उसी कमेटी का एक क्या कहते हैं रिजल्ट है कि इस टाइम मुसलमान समुदाय दलितों से ही पिछड़ा हुआ है। ये तो बेकार की बात है, बिना फैक्ट के बात करती है एनडीए गवर्नमेंट। उनके पास कोई फैक्ट नहीं, उनके प्रवक्ता सिर्फ आके टीवी में बड़बड़ करते रहते हैं और उनके पास कोई फैक्ट नहीं है। तो मुसलमान आज कहाँ है ये सबको पता है। 70 साल के इतिहास में मुसलमानों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सिर्फ क्या कहते हैं भाजपा इस टाइम सिर्फ 2 समुदाय को लड़ाने का काम कर रही है और उनको इलेक्शन में भी सिर्फ इसी बीच में बेनिफिट मिलता है। जी सर क्या कहेंगे, 150 सीटें आप कह रहे लाना मुश्किल है, क्यों? देखिए कहीं ना कहीं पहले चरण का जिस तरीके से मतदान हुआ है वहाँ पर प्रधानमंत्री की बौखलाहट साफ नज़र आती है। और शायद राजनीति को मैंने जितना नज़दीक से देखा है, मैं छात्र संघ से जो है राजनीति करता आया हूँ, छात्र संघ में प्रवक्ता पद पर मैं रहा हूँ, अजय नागपाल मेरा नाम है। और जितना शायद मैंने नज़दीक से मैंने राजनीति को देखा, ये बौखलाहट में एक दिया गया बयान है। और जिस तरीके से अभी मैं बात करूँगा, अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बयान जारी करा था जी, अगर ये इंडिया गठबंधन आ गया तो महिलाओं के जो बहनों के जो मंगलसूत्र जो है गिरवी रखने पड़ जाएंगे। मैं इनको बता दूं, अगर महिलाओं के अगर मंगलसूत्र अगर रखने पड़े तो वो रखने पड़े थे ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगर वो महिलाओं के अगर मंगलसूत्र रखने पड़े थे तो बच्चों को अपनी पढ़ाई के कारण। अगर किसी को अपने मंगलसूत्र रखने पड़े थे तो जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है मोदी कार्यकाल में, जब जो है मंगलसूत्र रखने पड़े, मैं कहता हूँ एक प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे, मैं कह रहा हूँ ये अगर ये कहते हैं कि आपके ऊपर आरोप लगाया जाए, मैं इस आरोप झेलने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारा राहुल गांधी, अगर हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अगर वो इस तरीके से इनसे जो है अपना जो है इनका आमने सामने हो सकते हैं, तो मैं भी इनके सामने कह सकता हूं आप हमारे ऊपर जो आरोप लगाना चाहे लगा दीजिए, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के जो बैनर तले प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, इनकी नीतियों का विरोध करेंगे। ये 150 सीटों पर नहीं बढ़ रहे हैं, 145 सीटों पर नहीं बढ़ रहे हैं और इनकी बौखलाहट साफ नज़र आती है। आप यूपी में कम मतदान होने के कारण इनकी बौखलाहट साफ नज़र आती है। आप नागालैंड में देखिए, आप नागालैंड में जो है 4 लाख वोटों में से लोग वोट ही डालने गए। सोचिए आप क्या हो सकता है, इसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा। इसका कारण ये है क्योंकि विकास कार्य हुए नहीं। अभी आप देखिए दिल्ली में इन लोगों ने जो है अपने जो है सारे के सारे चेहरे बदल दिए, 6 के 6 चेहरे बदल दिए। क्यों बदल दिए? इसलिए बदल दिए क्योंकि इनके जो सांसद थे उन लोगों ने क्षेत्र में काम ही नहीं करा। अगर काम किया होता, नए लोगों को मौका दे रहे हैं, नए लोगों को मौका नहीं दे रहे, वो नई तरकीबें लगा रहे हैं कि किस तरीके से मैं जो है चुनाव जीत कर रहा हूँ। और वो ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है मतलब कि उनको जो है वोट मतलब कि वो प्रधानमंत्री बन सके, वो सांसद जिताने के लिए नहीं कह रहे। आपके पास लौटूंगी। सर एक सवाल है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने दलितों को, आदिवासियों को मौका दिया, राष्ट्रपति बनाया, तमाम लोगों को मुख्यमंत्री पद दिलवाई, ये मैंने किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया है। मोदी जी कहते हैं उन्होंने बनाया, वो कौन है?
उन्होंने बनाया, क्या वो जो लोग बने क्या वो देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको नहीं है उनका अधिकार? मौका देते हैं। अच्छा, मौका देते तो क्या कांग्रेस ने मौका नहीं दिया था? दलित को एक आपका जो लोकसभा स्पीकर थी वो दलित नहीं थी, तो कांग्रेस ने ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने क्या चीफ मिनिस्टर दलित नहीं बनाया क्या देश के अंदर इससे पहले कोई दलित बने नहीं क्या है? तो ये सब कहने वाली बात है कि आर वेंकट राघवन कौन थे? अच्छा, हिंदू संरक्षण राघवन कौन थे? कौन थे वो भी तो दलित थे। तो फिर ये कहने का कोई वो नहीं है उचित। हिंदू संरक्षण पर क्या बोलेंगे? कहते हैं मोदी जी कि आप लोग, इन लोगों ने हिंदुओं को इतना दबाया है, इतने साल में कुछ नहीं दिया हिंदुओं को, और अब हम हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं। हिंदू आज जो भी है उनके वजह से। देखो, वो डरा रहे हैं 14% लोगों से 85% लोगों को डरा रहे हैं। वो जैसे वो कांग्रेस पे एलिगेशन लगाते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण है, ऐसे ही वो हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं। मगर हिंदू भाई सब समझ, परिवारवाद तुष्टीकरण के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो सब समझते हैं कि अभी ये हमें अपना भाई बता के, दलित और ओबीसी अभी भाई बता के वोट ले लेंगे, फिर बाद में पता लगेगा जैसे गुजरात के अंदर उसमें जो दलितों को खम्भे से बांध के पीटा गया था, याद है वो बात? नहीं याद? वो कौन थे? वो दलित ही थे। या आप चले जाओ यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिसको बांध के जिसको मूत्र पिलाया था, वो कौन था? वो भी तो दलित ही था। ये इनके दो चेहरे हैं, ये दोगले लोग हैं। जब जीतने की बात आती है तो भाई है, जब वोट की बात आती है तो भाई है, और जब जीत जाते हैं तो वो फिर दलित हो जाते हैं। तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से हम अभी लक्ष्मी नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश की इस वक्त की जो चुनाव चल रहे हैं उसमें हालात क्या है और लोगों के मत क्या है, किस आधार पर वोटिंग चल रही है, क्या राम मंदिर मुद्दा है या फिर शिक्षा, रोजगार और तमाम चीज़ें जैसी मुद्दे हैं। और आपको जवाब मिल गया होगा, हमने तमाम सवाल पूछे, उसमें लोगों ने जवाब दिए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।